हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं साइंस प्रीवियस ईयर सवाल का महा मैराथन क्लास। लगभग 300 टॉप एमसीक्यू सवाल, वो सारे सवाल जो कि प्रीवियस ईयर सवाल में पूछा गया है। ठीक है, अगर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। मात्र एक हफ्ता बचे हुए जेएसएससी सीजीएल एग्जाम होने वाली है, वहाँ 20 सवाल पूछे जाते हैं साइंस से। इसीलिए मैंने 300 टॉप एमसीक्यू सवाल लेकर आया हूँ, सिर्फ एमसीक्यू के रूप में लाया हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कम से कम एक सोशल मीडिया में जरूर शेयर कर दीजिएगा। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि कार्य का मात्रक क्या है? तो याद रखना, कार्य का मात्रक जूल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कार्य का सही मात्रक जूल है। दूसरा नंबर सवाल, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो याद रखना, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दूरी की इकाई है। जेपीएससी 2013 में पूछा गया। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। तीसरा नंबर सवाल, एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसकी मात्रक है? किसकी धारा है? किसकी मात्रा है? याद रखना है, विद्युत धारा की एसआई मात्रक एम्पियर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा की एसआई मात्रक एम्पियर है। चौथा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन सा नहीं है? तो याद रखना है, अधिवर्ष है, चंद्र वर्ष है। ठीक है, प्रकाश वर्ष नहीं है। अभी हम लोग क्या पढ़े? प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, समय का नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल आता है, पार्सेक इकाई क्या है? तो याद रखना है, दूरी की सबसे जो मात्रक है वह पार्सेक है। दूरी की मात्रक जो है, दूरी की इकाई जो है वह पार्सेक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल आते हैं। 300 टॉप एमसीक्यू सवाल लेके आया हूँ, जो कि विज्ञान से संबंधित प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया है। वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया। ठीक है, स्टेट पीसीएस और यूपी पीसीएस जितने भी है वो सारे सवाल कहीं ना कहीं पूछा गया है, और इसी आधार पर ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी के अंदर ही सवाल रहेंगे। छठा नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सबसे पहला है कि डेसिबल ध्वनि की प्रबलता को इकाई है, सही है। अश्वशक्ति जो है शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील जो है दूरी की इकाई है, ये भी सही है। सेल्सियस जो है वह उष्मा की इकाई है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल आते हैं, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो याद रखना, ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स की मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स की मात्रक है। 8 नंबर सवाल, पास्कल किसकी इकाई है? तो याद रखना, पास्कल जो है दाब की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सारे सवाल जो है एक कहीं ना कहीं बेसिक सवाल है। ठीक है, और बेसिक सवाल हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा किसी भी हाल में। कैंडेला किसका मात्रक है? तो याद रखना, ज्योति तीव्रता। कैंडेला का मात्रक ज्योति तीव्रता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखना, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर है। 11 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो याद रखना है, कार्य और ऊर्जा का तो है समान, भार और बल का भी है, आवेग संवेग का भी है, लेकिन बल और दाब का समान संवेग राशि का मान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बल और दाब का समान नहीं है। 12 नंबर सवाल आते हैं, अदिश राशि क्या है? तो याद रखना, अदिश राशि यहाँ कौन सा है? तो याद रखना, बल, अघूर्ण और संवेग, ये जो सारे हैं अदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है, लेकिन ऊर्जा अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा अदिश राशि है। 13 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? ठीक है, तो एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, ज्यादातर जिसमें वो पाया जाता हो। ठीक है, वो की मात्रा आधा वो या पूरा वो। ठीक है, वो ज्यादातर याद रखना, सब में नहीं, ज्यादातर जो है ना वो जिसमें पाया जाएगा, जिस शब्द में, वो सदिश राशि रहता है। ठीक है, ये हमेशा थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि अगर प्रेशर में एग्जाम में याद नहीं आ रहा हो तो ये ट्रिक आप लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो 13 नंबर सवाल है कि कौन एक सदिश राशि है? तो ये वेग एक सदिश राशि है। वो है तो वेग, मतलब वो के आधार पर ही वेग नहीं, मतलब ज्यादातर में देखा जाए तो वो जो है ज्यादातर सदिश राशि ही रहता है। देखो यहाँ द्रव्यमान भी वो पाया जा रहा है, यहाँ लंबाई में वो भी पाया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं कहीं लागू नहीं होती है, लेकिन बहुत ज्यादातर समय पर यह काम दे देगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वेग जो है एक सदिश राशि है, बाकी द्रव्यमान, समय और लंबाई सारे जो है अदिश राशि है। 14 नंबर सवाल आते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात
से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो याद रखना है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान। ठीक है, 15 नंबर सवाल आते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या समान होती है? मतलब उसका समान गति होती है, समान वेग होती है, समान त्वरण होती है या समान बल होती है? तो याद रखना है शून्य रूप से अगर कोई वस्तु गिर रही है स्वतंत्र रूप से तो उसका समान त्वरण होगा। याद रखना है समान त्वरण होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 300 सवाल लेके आया हूं और इसी से कट छट कर ही 20 सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत सारे कंटेंट यहाँ से आपको जहन में जाएगा। समय कम है, मात्र 1 हफ्ता बचा हुआ है। रैपिड फायर के रूप में आपसे ये सारे सवाल तुरंत खत्म कर दूंगा। ठीक है, 16 नंबर सवाल आते हैं। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन पर बल लगता है तो त्वरण क्या होती है? तो याद रखना त्वरण क्या होती है, 5/2 kg। ठीक है, इसको भाग दे देंगे। ठीक है, तो F=ma याद है ना, F=ma इसी से बनाए हैं, तो इसे याद कर सकते हैं। तो 2.5 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 17 नंबर सवाल। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो यह क्या होगा? तो यह जो है एक प्रकार की न्यूटन की प्रथम गति का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन की प्रथम गति क्या कहलाता है कि कोई भी वस्तु अपने स्थिर अवस्था में तब तक रहता है और तब तक रहना पसंद करता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल का कार्य ना करे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का प्रथम गति का नियम यही कहता है। 18 नंबर सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इतना बार पूछा गया है, मत पूछिए। 18 नंबर सवाल है कि रॉकेट का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? सबसे पहले तो न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है रॉकेट का सिद्धांत, ये याद रखना है। ठीक है, रॉकेट का सिद्धांत जो है न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धांत पर काम करता है और संवेग संरक्षण के आधार पर काम करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट तो संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर और न्यूटन के तीसरे नियम के आधार पर जो लागू होती है वो रॉकेट का सिद्धांत लागू होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल आते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है? तो याद रखना है विश्राम जड़त्व। अगर एकाएक चलना शुरू कर रहा है कोई घोड़ा तो वह गिरने की संभावना कब बढ़ जाती है? तो याद रखना विश्राम जड़त्व के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल आते हैं। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर दिशा की ओर गिर जाती है। तो यह कौन सा नियम बतलाता है? तो यह न्यूटन का पहला नियम बतलाता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सामान, कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक स्थिर रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। तो अगर हम सीट पर बैठे हुए बस अचानक चल रहा है तो याद रखना है, मतलब सीट पर बैठे हुए गाड़ी चल रहा है और अचानक ब्रेक मार दे तो हम आगे की ओर, ठीक है, कूद जाएंगे, मतलब आगे की ओर झुक जाएंगे। यह गति का पहला नियम पर आधारित है। 21 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि बल का गुणनफल क्या होती है? तो याद रखना बल का गुणनफल जो है द्रव्यमान गुना त्वरण होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान गुना त्वरण होती है। F=ma, है ना। 22 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि शरीर का वजन, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान है। तो ये गलत हो जाएगा, सभी जगह समान नहीं है। ध्रुवों पर अधिकतम होगा, ये सही है। विषुवतीय रेखा में अधिकतम होगा, ये भी गलत है। चौथा बता रहा है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों में अधिक होगी, ये भी गलत है। ठीक है, तो याद रखना है शरीर का जो वजन है वह ध्रुवों में अधिक होगी, ये याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल। किसी मनुष्य पर भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगी? तो याद रखना है चंद्रमा पर भार क्या हो जाता है, 1/6। ठीक है, भार जो है, भार हमेशा चेंज हो जाएगा 1/6, लेकिन द्रव्यमान मास किसी भी दुनिया में चल जाओ कहीं चेंज नहीं होगा, ये याद रखना। ठीक है, तो 1/6 मतलब 600 को 6 से भाग देंगे तो 100 न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर भार पूछेगा तो 1/6 से भाग दे देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। 24 नंबर सवाल। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो याद रखना 3 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 3 किलोग्राम। ठीक है,
25 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर जो है कोई वातावरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल कम जो है वह पृथ्वी की तुलना में कम है। ठीक है, इसीलिए हम वहां पर अगर छलांग लगाएंगे तो बहुत ऊंचा कूद सकते हैं। ठीक है, ये जो किसका कारण है, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है और चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम है, पृथ्वी की अपेक्षा बहुत कम है। तो उस आधार पे हमको चंद्रमा की ओर खींचने की ताकत कम हो जाएगी, इसलिए छलांग जो है ज्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है? तो याद रखना 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो याद रखना जड़त्व आघूर्ण या कोणीय त्वरण का गुणनफल जो है वह टॉर्क होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, टॉर्क होता है। 28 नंबर सवाल, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो याद रखना है कि अगर 9 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस हो जाए जल का तापमान, तो वह पहले आयतन घटेगा, ठीक है, और फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस कम हो रही है तो मतलब आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तो बीकर का पानी का स्तर जो है बढ़ेगा घटेगा, उतना ही रहेगा या कुछ नहीं होगा? तो याद रखना है उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उतना ही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, बहुत शानदार ये सवाल था। 30 नंबर सवाल, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि जैसे मान के चलो कोई बोतल है, फ्रिज में रख दिए पानी भर के, तो इस बोतल में अगर सब बर्फ बन जाए और पूरा भरा पानी था तो ये जो है बोतल टूटने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जमने के बाद उसका आयतन बढ़ जाती है, यानी फैलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पानी जो है जमने के बाद फैलने लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आयतन बढ़ जाती है। 31 नंबर सवाल आते हैं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? तो याद रखना है सड़क पर जो चलते हैं वहां हमें जो है घर्षण बल ज्यादा मिलता है। घर्षण बल किसको बोलते हैं? जो प्रतिरोध है ना, चलने की प्रतिरोध करता है, उत्पन्न करता है, उसी को घर्षण बल। तो याद रखना बर्फ में तो चिकनाहट है तो घर्षण बल कम है, मतलब वहां पर हम लोग नहीं चल पाएंगे। तो जहां घर्षण बल ज्यादा है वहां चल पाएंगे, जहां कम है वहां नहीं चल पाएंगे। हाँ, बहुत ज्यादा है फिर भी चलने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ में घर्षण बल की मात्रा कम होती है, इसलिए चलने में दिक्कत हो जाएगा। 32 नंबर सवाल आते हैं, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र पे आता है, तब जहाज जो है उसका स्तर पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा नीचे हो जाएगा, ऊपर नीचे होगा, उसके पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो याद रखना है जब नदी में चल रहा है कोई जहाज, ठीक है, कोई जहाज जो है नदी में चल रहा है, उसके बाद समुंदर में आ गया है, याद रखना है ना, तो समुंदर में जैसे ही आ जाएगा उसका जो जहाज का स्तर है वह थोड़ा नीचे आ जाएगा, है ना, नीचे आ जाएगा, उसका स्तर नीचे आ जाएगा। याद रखना है कि क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वहां दबाव ज्यादा है। अगर नदी से जा रहा है और यहाँ समुंदर है, ठीक है, ये समुंदर है और नदी से जहाज जा रहा है, तो नदी में जो है बहुत ज्यादा डूबा होता है, और जैसे ही यहाँ जहाज जो है जैसे ही समुंदर में आया तो समुद्र में थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। ये याद रखना है, सॉरी हम गलत बता दिए, इसके लिए माफी मांगता हूं। तो याद रखना है थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगा। क्यों? ये सवाल आता है कि क्यों? क्योंकि नदी की अपेक्षा, ये याद रखना, नदी की अपेक्षा समुद्र में जो पानी का घनत्व है वो ज्यादा है, ये याद रखना है ना, इसीलिए इसको धकेलता ऊपर की ओर, तो थोड़ा ऊपर की ओर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा ऊपर की ओर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 33 नंबर सवाल, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पारे में डूब जाती है, पानी में डूब जाता है? तो याद रखना है लोहे का कील जो है पारे में तैरता है। क्यों? क्योंकि फिक्स है, पारे का जो द्रव्यमान घनत्व है, पारे का घनत्व जो है पानी से ज्यादा होगा, तभी तैर रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर हो जाएगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और पारे से कम, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है यही सवाल, बेसिक सवाल यही सब है, ठीक है। एकदम ध्यान से पढ़िएगा। और 300 सवाल ऐसे बेसिक सवाल लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर में या तो पूछा गया या पूछने की संभावना है, ठीक है। 34 नंबर सवाल, ये हर बार पूछा जाता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस पर होती है, तो याद रखना -4 डिग्री सेल्सियस पर, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। -4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होती है। 35 नंबर सवाल, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो भार जो है अपरिवर्तित रहता है वस्तु की मात्रा बदल जाने पर भी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, भार तो नहीं, द्रव्यमान होगा, नहीं, फिर से, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या पर अपरिवर्तित रहेगा, आयतन तो चेंज हो जाएगा, भार भी चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान भी चेंज होगा, मात्रा चेंज होगा तो द्रव्यमान भी चेंज, लेकिन घनत्व नहीं चेंज होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर दिखाई देता है, तो 1/10, ठीक है। हर 10 भाग का एक भाग जो है समुद्र के ऊपर में रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब जो है अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, एकदम रट लेना ये वाला, दाब बढ़ने पर जो है बर्फ का गलनांक घट जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, हवाई जहाज पर यात्रा करते समय पेन से जो स्याही निकलने लगती है, पेन की स्याही जो है रिस जाती है, गिर जाती है, क्यों, तो याद रखना है वायु दाब में कमी हो जाने पर। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी से जितना ऊपर जाएंगे उतना वायु दाब की कमी हो जाएगी, वायु दाब के कारण ही, कमी के कारण ही पेन का जो स्याही ना वो गिर जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, तो याद रखना है क्योंकि वायुमंडल का दाब कम और उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, ठीक है। जितना ऊंचाई जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, तो उबलने का बिंदु जो है वह भी नीचे आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा है, तो याद रखना साबुन के बुलबुले जो है उसके अंदर जो दाब है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक है। 41 नंबर सवाल आते हैं। वायुमंडलीय दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट तो इस हो जाए तो इस यह कौन सी संकेत देता है, तो यह रखना तूफानी का संकेत देता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल, प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बनता है क्योंकि अधिक दाब और पानी जो है अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, वायुमंडल में जो है हाइड्रोजन से अगर कोई हम गुब्बारा भर दिए तो ऊपर जाके फटिए जाएगा, ठीक है। इसका कारण क्या है, तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है इसलिए फट जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होते रहता है, तो याद रखना सूर्य में निरंतर ऊर्जा का जो है सृजन होते रहता है वह नाभिकीय संलयन के आधार पर बराबर मिलते रहा, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम के आधार पर। कैसे याद करें, यहाँ सन है ना, संलयन, तो सूरज का इंग्लिश भी सन होती है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। और नाभिकीय विखंडन मतलब टुकड़ा होना, तो ये जो है हाइड्रोजन बम में मिलती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय संलयन सूर्य की जो सिद्धांत है वही कार्य करती है, नाभिकीय संलयन पर आधारित पर काम करती है। 45 नंबर सवाल, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो याद रखना चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा होती है। 46 नंबर सवाल, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो इसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो यह रखना स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, मतलब किसमें स्थितिज ऊर्जा है, तो चली हुई गोली, अगर गोली चल रही है तो गति कर रहा है मतलब गतिज ऊर्जा है। चलता हुआ हथौड़ा, अगर हथौड़ा पीट रहा है तो मतलब वो चल रहा है, गतिज ऊर्जा। बहता हुआ पानी, उसमें भी गतिज ऊर्जा। खींचा हुआ धनुष अगर खींच के रखे हो तो वह तो स्थिर है, तो मतलब इसमें स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल, जब एक जल वस्तु की गति तुलना दोगुनी हो जाए, जब एक जल वस्तु की गति जो है दुगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा,
अब कोई चाल है, वह वस्तु की स्पीड जो है दुगुना हो जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो याद रखना उसका गतिज ऊर्जा भी 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वस्तु की गति 2 गुना तो गतिज ऊर्जा 4 गुना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नियम कथन का वेद ठहराता है? मतलब कौन सा कथन सही है कि द्रव्यमान ना तो सृजन होती है और ना ही विकास। तो यह जो है ऊर्जा के संरक्षण का नियम का ही एक डेफिनेशन है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम पर डेफिनेशन क्या बता रहा है कि द्रव्यमान का ना तो सृजन होती है और ना ही विनाश। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? तो याद रखना साइकिल चलाते समय जो मोड़ लेते हैं क्यों मुड़ते हैं? तो याद रखना ताकि वह झुकता है। क्यों? ताकि गुरुत्वाकर्षण का आधार जो है अंदर बना रहे और गिरने से बच जाए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो याद रखना दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रन बल लगता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अपकेंद्रन बल लगता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, बदल जाता है, या भार बदल जाएगा? द्रव्यमान नहीं, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, या द्रव्यमान भार कुछ नहीं बदलेगा। तो याद रखना है जब कोई पत्थर चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जा रहा है तो याद रखना है, हम अभी कुछ देर पहले बताए थे कि द्रव्यमान किसी भी वस्तु का पूरा ब्रह्मांड में कहीं चेंज नहीं होता, भार चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 53 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि किसी भी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को जब अपना भार अधिक महसूस हो तो कब किस समय अधिक महसूस होगा? तो याद रखना है अगर हम लिफ्ट में पहुंचे, लिफ्ट में घुसे, उसके बाद हम जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, ग्राउंड लेवल में हम चढ़े लिफ्ट और ऊपर जा रहे हैं, उस टाइम आप अपने शरीर का सबसे ज़्यादा भार वजन मतलब महसूस कीजिएगा। तो याद रखना कब किस टाइम? ऊपर जाते टाइम। ठीक है, मतलब बिल्डिंग के ऊपर जाते टाइम। तो बिल्डिंग के ऊपर जाते टाइम हम हमेशा अपने शरीर का भार जो है ज़्यादा महसूस करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और नीचे टाइम तो सबसे कम हल्का एकदम महसूस करेंगे, आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होगी जब लिफ्ट नीचे आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल आते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो याद रखना सबसे नजदीक 1/6 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/6 अभी बताए थे। नेक्स्ट है, लोलक की कलावधि क्या है? तो याद रखना लोलक की कलावधि जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि लोलक की घड़ियां जो है गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसकी लंबाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो याद रखना लोलक की लंबाई जितना बढ़ेगा आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हाँ ठीक है घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, 4% बढ़े तो 2% बढ़ेगा, मतलब उसके तुलना में आधा हो जाएगा, जितना बढ़ाए ना उतना उसी के तुलना में आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल आते हैं, पार्श्व विकृति एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो यह रखना पवासो अनुपात कहा जाता है। 60 नंबर सवाल, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? तो यह रखना सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंद जो है गोलाकार होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल है कि तेल दीप्त की बत्ती जो है तेल किस कारण ऊपर उठती है? हम लोग बचपन में जो डिबिया जला रहे थे, डिबिया जो जल रहा था ना और तेल यहाँ डाल दिए थे और इसमें से एक फीता डाल दिए थे, वह फीता में तेल कैसे रिश्ता था? तो याद रखना यह केशिका के क्रिया के कारण रिश्ता था और तेल जो है ऊपर चढ़ के हमेशा चढ़ते रहता था और यह जो है उजाला देते रहता था, यह आग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, केशिकित्व के कारण। 62 नंबर सवाल, श्यानता की इकाई क्या है? तो याद रखना पॉइज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक क्या है? तो कौन है? तो ये रखना आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है उत्प्लावकता का संबंधित सिद्धांत को बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है कहाँ, किस देश से? तो यह रखना ग्रीस के रहने वाले हैं थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ग्रीस। 65 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो याद रखना अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य से है और प्रकाश का तरंग अनुप्रस्थ से। कैसे याद करें? तो प्रकाश
लिख सकते हैं ऐसे, प्रकाश तरंग। और याद रखना है यह जो है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। ऐसे ट्रिक्स अगर ध्यान से समझिएगा तो उम्मीद कर रहा हूँ जिंदगी भर नहीं भूलिए। यहाँ भी पढ़ो, यहाँ भी पढ़ो, ठीक है, दोनों मैच कर रहा है। तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ पर निर्भर कर रहा है, और याद रखना अनुधेरी तरंग जो है ध्वनि तरंग, दोनों में ध वो भी मैच कर जाएगा। देखिए यहाँ पर ध है, अनुधेरी है ना, धे है, धेरी, ध है, और यहाँ भी ध्वनि, यहाँ भी ध है, दोनों मैच कर रहा है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ एकदम जहन में जा रहा होगा। 66 नंबर सवाल आता है, अपने उड़ान पथ में अवरोधक की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग उपयोग में करता है? तो याद रखना यह प्रासरभ्य तरंग करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो उड़ान होती है ना चमगादड़ प्रासरभ्य ध्वनि जो है मतलब निकालता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल आता है, प्रासरभ्य वे ध्वनि है जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल, ध्वनि तरंगे जो है हमेशा क्या होती है? तो याद रखना लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। श्रव्य परिसर में कौन सी ध्वनि आती है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही हम लोग अपने कानों में सुन पाएंगे। इंसान की क्षमता यही है, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 से कम भी नहीं सुन पाएंगे और 20,000 से अधिक वाला भी नहीं सुन पाएंगे। लेकिन चमगादड़ 20,000 से ज़्यादा वाला सुन ले रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। हम लोग का कितना है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। 70 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि वायु की ध्वनि का चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ा दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो ध्वनि का चाल क्या होगा? तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसका मीटर जो है वही रहेगा। मतलब दाब बढ़ाने से ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर सवाल, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होगी? तो याद रखना जो सबसे कठोर है, तो याद रखना स्टील। स्टील में सबसे ज्यादा जो है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर सवाल, वायु में ध्वनि का वेग कितना है? तो अभी पता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्नलिखित में से किसके संगत में होता है? तो याद रखना 100 डेसिबल का जो शोर है वह स्तर निम्नलिखित में से किसी मशीन के दुकान की से आने वाले शोरगुल होती है। मशीन जो आवाज करता है वो 100 डेसिबल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल आता है। सवाल है कि यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। किसके अंतर? तो याद रखना है केवल ध्वनि गुणता के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल आते हैं। एक जेट वायुयान 2 मैक, याद रखना मैक में सब उड़ान करता है आवाज, है ना, 2 मैक की वेग से, इसका वेग जो है हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड हो तो वायुयान की चाल क्या हो जाएगी? तो याद रखना है यह जो है मैक से 2 गुना हो जाएगा, मतलब मैक से गुना हो जाएगा। तो 332 गुना 2 हो जाएगा। 2 मैक की स्पीड से वह गुण जा रहा है, तो याद रखना है यह गुना हो जाएगा। तो 664। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि डेसिबल किसकी इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता की मात्रक जो है डेसिबल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो याद रखना ध्वनि तरंगे जो है वह प्रावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल, सोनार, ठीक है, साउंड एंड रेंजिंग जो है वह अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार जो है ज्यादातर प्रयोग पानी जहाजों में होती है, नौ संचालकों के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नौ संचालकों के द्वारा होती है इस्तेमाल। 79 नंबर सवाल, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो याद रखना किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। 80 नंबर सवाल, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होती है? तो याद रखना यह डॉपलर प्रभाव के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर सवाल, केल्विन मान से मानव शरीर पर सामान्य ताप क्या है? तो याद रखना केल्विन मान से मानव शरीर पर सामान्य ताप केल्विन कितना है? तो 310 डिग्री, ठीक है। और सेल्सियस कितना है? तो याद रखना 37 डिग्री। और याद रखना है फ़ारेनहाइट कितनी है? तो लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। ये सब याद रखना है। 82 नंबर सवाल आते हैं
कितना तापमान पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान एक ही होता है? तो याद रखना ये दोनों का मान जो है -40 डिग्री में समान होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर सवाल, न्यूनतम संभवतः तापमान कितनी है? तो याद रखना न्यूनतम संभवतः तापमान जो है सबसे कम -273 डिग्री सेल्सियस तक ही जा पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल, किसी मनुष्य की शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितनी होती है? तो याद रखना अभी बताएं 98 डिग्री, ठीक है 6 मिनट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर सवाल, एक स्वस्थ मनुष्य की शरीर का तापमान सेल्सियस में कितनी होती है? तो याद रखना 37 डिग्री सेल्सियस होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर सवाल है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छूने पर जो है लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों? तो याद रखना है इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोहे का जो गुटका है ना वह लकड़ी के गुटके में तापमान कम हो लेती है, सॉरी ज़्यादा लेती है, कब ज़्यादा लेगा ना, हाँ मतलब लोहे का जो गुटका है वह जो है उष्मा का अच्छा चालक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसी का कारण। नेक्स्ट वाला आते हैं 87 नंबर, आणविक संचयन के द्वारा उष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो याद रखना है यह संवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर सवाल, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो याद रखना है पारा सबसे अच्छा चालक है उष्मा का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर सवाल, द्रव के रूप में सबसे अच्छा चालक पारा है। 89 नंबर सवाल आते हैं, समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक ही परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर सवाल, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह सफ़ेद वस्त्र तापमान को कम अवशोषण करती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और काला कपड़ा जो है सबसे ज़्यादा अवशोषण करती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद जो है कपड़ा सबसे कम अवशोषण करती है, इसीलिए जो गर्मी के दिन में हमें सफ़ेद कपड़ा पहनने की से ठंडक महसूस होती है। 91 नंबर सवाल आते हैं, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग क्या होती है? तो न्यून तापमानों का अनुप्रयोग जो है वह अंतरिक्ष यात्रा और चुंबकीय प्रतिस्थापन एवं दूरमिति में होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर सवाल, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि? तो याद रखना है वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, इसलिए ओस नहीं बनता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। 93 नंबर सवाल आते हैं कि ठोस कपूर से कपूर जो है वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखना ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण क्या है? तो याद रखना है जब मनुष्य जो है जब आर्द्रता हो तो परेशानी महसूस होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पसीना के आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पसीना से बह जाने की संभावना, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, ठीक है, आर्द्रता होने के कारण। तो वायु में आर्द्रता है, ऑलरेडी वायु में पानी है, तो कहाँ से आपको पसीना सोखेगा? इसलिए गर्मी बना रहता है सदा। तो ऑप्शन नंबर सी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में दिक्कत होती है। 95 नंबर सवाल आते हैं, किसी द्रव का उसके द्रव्यमान से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह रखना वाष्पीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर सवाल, पहाड़ों पर पानी की निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, कितने तापमान पर पहाड़ों में पानी जो है उबलने लगता है? तो याद रखना जैसे ही जितना हम ऊपर में जाएंगे, हाइट में जाएंगे, क्या होगी? वायुमंडलीय दाब कम होगा, तो ये जो उबलने की प्रक्रिया है वह धीरे धीरे कम हो जाएगी, मतलब कम डिग्री सेल्सियस में ही उबलने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कितना है? तो याद रखना है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जितना हाइट जाएंगे उसका मान कम होते जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस से कम में ही उबलने लगेगा। 97 नंबर सवाल आते हैं, भाप से हाथ जो है अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि? अगर मान के चलो आग एक जगह जल रहा है वहाँ हाथ रख दिए और एक जगह भाप निकल रहा है वहाँ हाथ रख दिए, तो देखिएगा भाप वाला हाथ जो जलता है ना वो ज़्यादा खतरनाक जलता है। क्यों? क्योंकि भाप में है ना गुप्त ऊष्मा रहती है। तो याद रखना है गुप्त ऊष्मा रहने के कारण भाप में ज़्यादा अधिक जलने की महसूस होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 98 नंबर सवाल आते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है?
तो याद रखना ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है वह ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल, प्रकाश तरंग की किस प्रकार की तरंग है? तो अभी हम बताए थे, याद रखना, एकदम जहन में बैठ गया होगा अगर ध्यान से बैठे, ध्यान से सुने होते। प में रो प्रकाश है और अनुप्रस्थ में भी प में रो प्रकाश प्रस्थ है, ठीक है, तो वहां भी प में रो, तो ऐसे याद कर सकते हैं। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग पर आधारित पर काम करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग पर, ठीक है। 100वां नंबर सवाल आते हैं, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो यह रखना, प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो है तरंग एवं कण दोनों समान होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तरंग एवं कण जो है दोनों समान होती है। 100 नंबर टोटल सवाल हम लोग पूरा कर लिए हैं और 200 सवाल बचा हुआ है। महामैराथन के इस जोरदार मतलब कॉम्बिनेशन में आपका जोरदार स्वागत रहेगा इस लेक्चर में, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट यहाँ से आपको देने वाला, जो कि हर सवाल जो है एक जो है हाई लेवल का सवाल है, बेसिक सवाल है। ये सवाल कहीं ना कहीं आप हर जगह देखिएगा, रेड लाइन में दिक्कत दिया गया है, हर जगह कहीं ना कहीं पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है। और एक बात हमेशा याद रखना है कि कुछ पाना है तो खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ पाना है तो खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि सहारा कितना भी अच्छा क्यों ना हो हमेशा साथ नहीं देगा। 101 नंबर सवाल आते हैं, माध्यम के तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगी? तो याद रखना है माध्यम के तापमान की वृद्धि के कारण प्रकाश की गति जो है क्या हो जाएगी? तो याद रखना बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, प्रकाश की गति कितनी है? तो याद रखना है 3.10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति है। तीसरा नंबर सवाल, सूर्य ग्रहण कब होती है? तो याद रखना सूर्य ग्रहण जो है चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। चौथा नंबर सवाल, चंद्रमा जो है चंद्र ग्रहण घटित कब होती है? तो याद रखना चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन घटित होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत का कारण क्या है? तो याद रखना है अति उच्च अपवर्तन सूचकांक के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो यह इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है, ठीक है, इसका कारण क्या है? तो यह जो है वह प्रवर्तन और अपवर्तन की परिघटना के आधार पर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई दिखती है? तो याद रखना यह अपवर्तन के कारण दिखती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण है तो परावर्तित किरण भी कितना हो जाएगा? वहां भी 60 डिग्री बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, अगर प्रकाश का आयतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचकांक क्या हो जाएगा? तो याद रखना माध्यम का अपवर्तनीय सूचकांक 3 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सी राइट आंसर हो जाएगा, 3 डिग्री, ठीक है। 10 नंबर सवाल, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगी? तो याद रखना परावर्तित किरण जो है 2 थीटा के आधार पर घूमेगी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 2 गुना हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश कहाँ जाती है? तो याद रखना हीरे की कांच में, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है हीरे की कांच में हो गया। उसके बाद जो राजस्थान की मरीचिका है वहाँ भी यही फॉलो होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आते हैं, मृग तृष्णा का उदाहरण क्या है? यही है मृग तृष्णा, राजस्थान जो मृग तृष्णा है वही है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ही, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही मृग तृष्णा का कारण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल आते हैं, पेट तथा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों की निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी किस पर आधारित है? तो याद रखना यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, इंद्रधनुष का क्या कारण है? तो इंद्रधनुष का जो बनना है वह परावर्तन और अपवर्तन दोनों का कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, दोनों का कारण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो याद रखना प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है?
तो याद रखना प्रकाश की विसरण जो है, फैलना, डिफ्यूजन जो है धूल कण का कारण है। वायुमंडल में धूल के कारण ही प्रकाश की फैलाव होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि? तो याद रखना लाल में हम लोग पढ़े थे प्रकीर्णन सबसे कम होती है, इसीलिए जो है लाल प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है, लाल बत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल आते हैं, समुद्र नीला प्रतीत क्यों होती है? तो यह रखना है आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, अस्त होते समय सूर्य जो है लाल दिखाई देते हैं, इसके कारण क्या है? यह रखना प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो याद रखना है वह बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है, परिघटना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, मोटर कार में परिदृश्य के लिए कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखना उत्तल दर्पण, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो जो हम लोग पीछे देखते हैं ना साइड मिरर, वो जो मिरर है वह उत्तल दर्पण का बना होता है। क्यों? क्योंकि वह जो है ना बड़ा चीज़ को छोटा करके दिखाता है, इसीलिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि दाढ़ी बनाने में कौन सी दर्पण का इस्तेमाल होती है? तो याद रखना अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल आते हैं, मानव आंख की रेटिना जो है किस प्रतिबंध पर बनता है? तो याद रखना वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो यह रखना है उसका कम से कम आधा। आपका शरीर अगर 1.5 मीटर हाइट है, 5 मीटर हाइट है, तो लगभग कम से कम 2.5 मीटर शीशा का हाइट होना चाहिए, तभी आप पूरा शरीर देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 1.5 मीटर दिया, मतलब उसका आधा 0.75 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब कितनी होगी? तो याद रखना अनंत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल आते हैं, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे अवतल लेंस में काम करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? रखना 0 डायोप्टर की होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 0 डायोप्टर की होती है। 28 नंबर सवाल आते हैं, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर जो है +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी? तो याद रखना इसके फोकस की दूरी जो है 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे नापते हैं? तो 1/100 होती है ना, तो 1 की जगह कितना है? 2 मीटर, 2 डायोप्टर, तो 2 से भाग दे देंगे 1/50। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 29 नंबर, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण जिसे वह क्या होती है? तो यह रखना उसका कारण है परावर्तित होना, परावर्तित नहीं होना, सॉरी परावर्तित नहीं करता है। ठीक है, अपारदर्शी वस्तु का रंग जो है उसका कारण है परावर्तित नहीं होने का कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसे दिखाई देता है? तो याद रखना वह हरा दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल, प्रकाश का रंग जो है निश्चित किया जाता है? तो याद रखना प्रकाश का रंग जो है तरंग दैर्ध्य पर निश्चित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, 3 रंग मूल रंग है, कौन सा? तो याद रखना नीला, ऐसे याद कर सकते हैं, नीला, नीला, हरा, लाल, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, यह जो है मूल रंग है प्रकाश का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नीला, नीला, हरा, लाल। 33 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है? तो याद रखना सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम बैगनी रंग में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, तो सबसे ज्यादा लाल में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बैगनी रंग में सबसे कम तरंग दैर्ध्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल आते हैं, जब प्रकाश के लाल, हरा, नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग क्या हो जाएगा? तो याद रखना सफेद रंग बन जाएगा, इसीलिए तो इसे प्राथमिक कलर कहा गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तीनों को अगर समान अनुपात में मिला दिया जाए तो सफेद रंग बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल आते हैं, कैमरे में किस प्रकार का लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखना कैमरे में भी उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल, आइरिस का क्या काम है? तो याद रखना आइरिस का जो काम है वह आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल आते हैं, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है? क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
38 नंबर सवाल, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो याद रखना दूरदृष्टि निवारण में उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, दूरबीन का आविष्कार किया गया था। तो दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गैलीलियो के द्वारा किया गया था। 40 नंबर सवाल, आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना में जा सकती है। तो याद रखना यह फिल्म में जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके कौन से मतलब क्या सही है, उसके आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ में रहेगा, कुछ आंतरिक में कुछ बाहरी में, यह सभी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बाहरी पृष्ठ में रहेगा। किसी भी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ में रहेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल आते हैं, वस्तु का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होती है। तो यार इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली है तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे। तो यार रखना सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियों को बंद कर दें और कहीं स्थिर खड़ा हो जाइए, आराम से सुरक्षित रह जाइएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और आप कहीं अगर ऐसे खुले में है तो याद रखना अगर बिजली गिरने की संभावना है तो आप एकदम लेट जाइए पेट के बल पर, एकदम आराम से वहाँ सुरक्षित रहिएगा। ठीक है। 44 नंबर सवाल, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह कौन सा नियम कहलाता है। यह कूलॉम का नियम कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कूलॉम का नियम कहलाता है। 45 नंबर सवाल, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है। तो याद रखना यह विभवांतर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर किसी भी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो कार्य करता है उसे विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल आते हैं, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है। तो याद रखना सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व जो है चांदी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चांदी। 47 नंबर सवाल, अति चालकता का क्या लक्षण है। तो याद रखना उच्च पारगम्यता अति चालकता का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल, अधातु में विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि। अधातु में विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तो याद रखना तांबा जो है मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता जो है निम्न है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे क्या होंगे। तो यदि वे समान विभव के होंगे तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 150 सवाल हम लोग पूरा कर लिए हैं और 150 सवाल बचे हुए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको भी बहुत सारे यहाँ से कंटेंट मिल रहा होगा क्योंकि बेसिक सवाल साइंस से संबंधित वह सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कर दीजिएगा, यह हमारी आपसे विनती रहेगी। ठीक है। 51 नंबर सवाल आते हैं, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा यानी एसी और डीसी को परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है। तो याद रखना रेक्टिफायर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ट्रांसफार्मर दे दिया जाता है। ठीक है, कहीं भी ये गलती नहीं करना है। ट्रांसफार्मर जो है उसे वोल्टेज कम करने जो है उसका नियंत्रित करता है, लेकिन रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्क किया जाता है, मतलब अर्थिंग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि। तो यह रखना इसका कारण है कि लघु पतन हो जाए तो जो उसका वोल्टेज है वह भूमि में चला जाए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल, विभवांतर का मात्रक क्या होती है। तो याद रखना विभवांतर का मात्रक जो है वोल्ट होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होती है। तो याद रखना एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है अनंत होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो याद रखना ओम का मात्रक जो है प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि किस में लगे होते हैं। तो याद रखना ये समांतर क्रम में लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल आते हैं,
सवाल है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होते हैं, यह कौन सा नियम कहलाता है? यह ओम का नियम कहलाता है। क्या कहता है कि किसी भी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। ठीक है, मतलब जितना विभवांतर होगा उसका धारा उतना बहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल, विशिष्ट प्रतिरोध का सही मात्रा कितनी होती है? तो यार ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम, लेकिन विशिष्ट लिख दिया तो यहाँ ओम मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल, यदि ओम 3 ओम 6 ओम का प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब क्या हो जाएगा? तो याद रखना है, यदि 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसको व्युत्क्रम कर देंगे, मतलब उल्टा कर देना है और उसको जोड़ देना। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और इधर हो जाएगा आपका 6 एकम 6, कितना होगा? 3 और 1 जोड़ दिए 3 और 2 और 1 3 और इधर 6 हो गया। तो 3 एकम 3 दूनी 6 हो गया 2। तो इसको उल्टा किए थे तो फिर उस उल्टा को सीधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो याद रखना 2 ओम हो जाएगा। समांतर क्रम में जब भी जोड़ा जाए जितना भी ओम है उसको उल्टा क्रम करके व्युत्क्रम करके जोड़ देना, फिर सीधा कर देना। तो 2 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल आता है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो यार है ना, एक शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। तो एक समान शुष्क में विद्युत अपघटय जो है वह कौन सी होती है? तो अमोनियम क्लोराइड होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय कौन होता है? तो यार ना, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय जो है वह सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल, वोल्टेज सेल में आविष्कारक कौन है? तो वोल्टेज सेल के आविष्कारक जो है एलेक्जेंड्रो वोल्टा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल, शुष्क सेल क्या है? तो यार रखना, प्राथमिक सेल जो है शुष्क सेल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर सवाल, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, लोहे के ऊपर जो है जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर सवाल, विद्युत अपघटय संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखना, यह फेराडे ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु कौन से हैं? तो याद रखना, विद्युत फ्यूज में 3 स्टार लगा लीजिएगा। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले विद्युत जो मिश्र धातु है वह निम्न प्रतिरोध वाला और निम्न गलनांक वाला होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न प्रतिरोध निम्न गलनांक होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो याद रखना, यह टिन और शीशे की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो यार है ना, टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो याद रखना, यह नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर सवाल, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन उसका विद्युत ऊर्जा कितना उत्पन्न होगा? तो याद रखना, 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट। 100 वाट वाला 10 बल्ब जो है 1 घंटा जलता है तो 1 यूनिट इस्तेमाल होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर सवाल, तड़ित चालक का बहिष्कार किसने एक्सट्रीमली सॉरी तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 73 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? तो याद रखना, कौन अनुचुंबकीय है? तो याद रखना, क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय कौन है? तो याद रखना, बिस्मथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया था? तो याद रखना, ऑरस्टेड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर सवाल, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्नलिखित में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? तो याद रखना, यह किसको बनाने में किया जाता है? तो याद रखना, जनित्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जनित्र का इस्तेमाल जनित्र को बनाने में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को आधारित पर बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल, विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो फेराडे पर। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जनित्र पर और विद्युत मोटर जो है फेराडे के नियम पर। 78 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो अभी हम बताए थे, ट्रांसफार्मर जो है एसी वोल्ट को घटाने बढ़ाने का काम करता है
और रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलने का, डीसी को एसी बदलने का रेक्टिफायर काम करता है, ये याद रखना है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर एसी की वोल्ट को कम करने बढ़ाने का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर सवाल, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? तो यार ना ऊर्जा के संरक्षण के नियम के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि परमाणु के नाभिक में कौन होते हैं? तो यार ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर सवाल, सवाल है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो यार ना चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर सवाल, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? तो यार ना परमाणु क्रमांक जो है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर सवाल आते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो याद रखना उस तत्व का जो प्रोटॉन 2 है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी 2 है और न्यूट्रॉन भी 2 है, तो याद रखना उसका द्रव्यमान संख्या जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे कितना होगा? 2 2 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल आते हैं। नाभिक का आकार किस है? तो याद रखना नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर सवाल, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो याद रखना पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सारे सवाल जो है करा रहा हूं जो एकदम बेसिक सवाल है, ठीक है। 86 नंबर सवाल है। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो याद रखना हाइड्रोजन परमाणु में न्यूक्लियस की प्रोटॉनों की संख्या जो है 1 होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर सवाल आते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो याद रखना थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर सवाल, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो याद रखना एक यूनिट ऋणावेश के आधार पर इलेक्ट्रॉन वहन करती है, ऋण आवेश के आधार पर, ठीक है। E-1 माइनस होती है, ऋणात्मक होती है। 89 नंबर सवाल आते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे समस्थानिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 90 नंबर सवाल, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। तो समस्थानिक गुण जो है तत्वों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर सवाल, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यार नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर सवाल, 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक को निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यार नाभिकीय संलयन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 93 नंबर सवाल, परमाणु बम किस आधारित पर काम करती है? तो याद रखना है नाभिकीय विखंडन पर आधारित पर काम करती है परमाणु बम, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और परमाणु संलयन सूर्य जो है इस पर रिलेटेड है। 94 नंबर सवाल आते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है उत्सर्जित करता है। तो याद रखना रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण तीनों को उत्सर्जित करता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर सवाल, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होती है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो यह क्या उत्सर्जित करता है? तो गामा किरणें उत्सर्जित करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर सवाल, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में इस्तेमाल होती है? तो याद रखना किसे होती है? तो ग्रेफाइट का रूप जो इस्तेमाल नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट का इस्तेमाल होती है। 97 नंबर सवाल आते हैं। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होती है? तो याद रखना परमाणु पाइल का प्रयोग नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर सवाल, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो याद रखना क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है, इकाई की माप है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा जो है नियंत्रित विखंडन के आधार पर होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो याद रखना D2O का इस्तेमाल जो है मंदक के रूप में होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 201 नंबर सवाल, 200 सवाल हम लोग पूरा कर लिए, ठीक है, और मात्र 100 सवाल बचे हुए हैं। यहाँ तक बने मतलब आपके अंदर वो जुनून, जज्बा, वो माँ बाप का सपना पूरा करने की वो ताकत, हैसियत है, ठीक है। तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा और आपको मज़ा भी आ रहा होगा क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो सवाल यही से बनते हैं और इससे ज़्यादा तो सवाल है ही नहीं, तो सवाल इसी से बनेगा। 300 सवाल में आपको 20 सवाल ही करना है। 201 नंबर सवाल है कि द्रव्यमान जो ऊर्जा संबंध किससे निष्कर्ष है? तो याद रखना यह जो है सापेक्षता का सिद्धांत पर निष्कर्ष है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 202 नंबर सवाल, डायोड एक प्रयुक्ति है जो धारा को
क्या करती है? तो यार एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो याद रखना रडार का उपयोग जो है जहाजों और वायुयानों आदि को ढूंढना और मार्ग निर्देशित करना रडार का इस्तेमाल का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है कि त्रिविमीय चित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो याद रखना त्रिविमीय चित्र जो है वह जो है न्यूटन के द्वारा लिया जाता है। सॉरी, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एडविन हब्बल। ठीक है, एडविन हब्बल के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। छठा नंबर सवाल आता है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यार ना केपलर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? तो यह सबसे पहले कोपरनिकस ने प्रमाणित किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखना है हाइड्रोजन सबसे ज्यादा तत्वों में पाया जाता है ब्रह्मांड में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और बोल दें कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा, तो वो भी हाइड्रोजन हो जाएगा। पृथ्वी में सबसे ज्यादा अगर धातु बोल दे तो एल्युमिनियम। ठीक है, तो तत्व यहां पूछा है तो हाइड्रोजन। 9वां नंबर सवाल आते हैं, 9वां नंबर सवाल है तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यार तारों की सूर्य ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बता दिए, याद हो गया होगा। 10 नंबर सवाल है तारों का व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? तैयार रखना है इंटरफेरोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो यार बुध और शुक्र के दोनों उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह? तो यार किस ग्रह की सबसे अधिक उपग्रह है? तो बृहस्पति की सबसे उपग्रह है जुपिटर की। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो याद रखना शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। साइंस एंड टेक में ये सवाल बनने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, 14 नंबर सवाल है कौन सा ग्रह जो है सूर्य के चारों 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर देता है? तो यार बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा? तो याद रखना है यह कौन सी है? तो याद रखना शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल आते हैं, सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो याद रखना सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5800 डिग्री है सेल्सियस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कोरोना जो एकदम बाहरी आवरण है वहाँ 6000 डिग्री सेल्सियस है। 17 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो याद रखना प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 18 नंबर सवाल आते हैं, नेपच्यून की खोज किसने किया था? तो याद रखना गेले ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 19 नंबर सवाल, सूर्य की निकटतम स्थिति का ग्रह कौन सा है? तो याद रखना बुध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? याद रखना है बुध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखना बृहस्पति है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो याद रखना कौन सा एक तारा पृथ्वी के सबसे समीप है? तो याद रखना सूरज एक तारा है क्योंकि खुद का उसका एक प्रकाश है। तो सूरज जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूरज है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल आते हैं, सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच में विद्यमान है। तो याद रखना यह जो है मंगल और बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, हेली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है। तो हेली जो है 76 वर्षों में धूमकेतु की परिक्रमा करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा है? तो याद रखना है 1969 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, मतलब कौन सा रंग दिखाई देता? तो नीला। ऑप्शन नंबर नीला नहीं, अंतरिक्ष यात्री को तो काला दिखाई देगा। ठीक है, काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। 27 नंबर सवाल, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का जो सूरज का जो चक्कर लगाता है वह 365.25 दिन में पूरा करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल,
सवाल है कि पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नाम नया दिया है? तो याद रखना इसे प्लूटो को जो प्लेनेट माइनर प्लेनेटो सेंटर नया दिया है, तो प्लूटो का क्या दिया है? तो याद रखना इसमें 1,34,340 दिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 30 नंबर सवाल, मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? तो मीथेन जो है बृहस्पति यानी जुपिटर के वायुमंडल में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जुपिटर बृहस्पति। 31 नंबर सवाल, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी कितनी है? मतलब एक खगोलीय इकाई जो है किसको बोलेंगे? तो याद रखना यह जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, तब तक वाटर ड्रिंक कर लेते हैं। तो 32 नंबर सवाल आते हैं, ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखना यह एस चंद्रशेखर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एस चंद्रशेखर। 33 नंबर सवाल, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है एस्ट्रोफिजिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने किया था? तो याद रखना यह विक्टर हैस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, रडार का आविष्कार किसने किया था? याद रखना रॉबर्ट वॉटसन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो याद रखना गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक न्यूटन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन है। 37 नंबर सवाल, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुई कौन सी खोज किया था? इसने जो खोज किया था वह जो है डायनामाइट की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल ने। 38 नंबर सवाल आते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना टेलीविजन का आविष्कार जो है JL बेयर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? तो याद रखना राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विमान का आविष्कार किया था। 40 नंबर सवाल, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना रोंटजन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रोंटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल, परमाणु का बम जो है परमाणु बम किस पर का विकास किसने किया था? तो परमाणु बम किस पर आधारित है? याद रखना है विखंडन पर, है ना। और ये इसका डेवलपमेंट किसने किया था? तो याद रखना ओपेनहाइमर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो याद रखना प्रक्षेपास्त्र का विकास वर्नस वॉन ब्राउन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो याद रखना है एडवर्ड टेलर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नील और रुस्का ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल, स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ब्रॉडशॉ ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो सापेक्ष आर्द्रता जो है किसमें मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो याद रखना है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का इस्तेमाल जो है ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल, सूरज की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो याद रखना सूरज की तीव्रता जो मापने वाले उपकरण है एक्टिनोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एक्टिनोमीटर कहा जाता है। 49 नंबर सवाल, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो यह सोनार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो याद रखना थर्मोस्टेट का प्रयोजन जो है तापमान को स्थिर बनाए रखना, इसका प्रयोजन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किस युक्तियों में किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो रेडिएटर। ठीक है, रेडिएटर का इस्तेमाल जो है मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा यानी शीतलक रखने का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः
रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है वह डिक्टाफोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल आते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना है सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किसने खोज की थी? तो याद रखना लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत आर्किमिडीज ने खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आर्किमिडीज। 55 नंबर सवाल। मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण अधिक गर्म देती है? तो याद रखना है स्थलीय विकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल। ध्वनि एक अभिलक्षण तारतम्य है जो निर्भरता करता है उसकी आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल। अभिदृश्यक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होती है? तो याद रखना यह जो है दूरदर्शक से 1 से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल। समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोध का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो याद रखना है R/3 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल। गर्म मौसम में पंखा आराम का एक एहसास दिलाता है क्योंकि हमारा पसीना दूरता से वाष्पित हो जाता है, इसीलिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल। कॉस्मिक किरणें क्या है? तो याद रखना यह अवरक्त आवेशित और अनावेशित दोनों किरणें होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल। निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? तो याद रखना प्रकृति में विद्युत चुंबकीय एक्स किरणें और गामा किरणें होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं कौन सी है? तो याद रखना बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। एक क्षण चुंबक जो है उस पर उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो याद रखना केवल तार की पदार्थ पर, लेकिन ना तो तार की लंबाई पर और ना ही तार की अनुप्रस्थ क्षेत्र पर। प्रतिरोध जो है निर्भर किस पर करता है? तार की पदार्थ पर तो करता है, ठीक है, लंबाई पर भी करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो सब पढ़ते हैं। तार की लंबाई, तार की अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और तार की पदार्थ पर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सब पर करता है। 64 नंबर सवाल आते हैं। जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो क्या हो जाती है? रखना लक्ष्य पर ताप स्थिर रहता है एक्स किरणों के उत्पादित होने पर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, मुक्त निलंबित चुंबक के अक्ष से जाते एक ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय यामयोतर कहलाता है, ये सही है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से जाते ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामयोतर कहते हैं, ये भी सही है। जिस मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र एक माध्यम का वेधन करता है वह माध्यम की आपेक्षित पारगम्य पारगम्य कहलाती है, ये भी सही है। आपेक्षिक पारगम्य एक विमार रहित राशि नहीं, ये गलत है, विमार रहित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर सवाल आता है। सवाल है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो याद रखना वह वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? तो याद रखना एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है अनंत होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? तो याद रखना प्रकाश के अपवर्तन के गुण के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल है कि प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपवर्तित हो जाता है। तो परावर्तित और अपवर्तित किरणें जो है आपस में लंबवत होगी, यह जो है शून्य अवतल आपतन कोण के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा की व्यक्ति की तुलना में, ठीक है, अधिक गर्मी और कम सर्दी का अनुभव करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब सांवली त्वचा वाला आदमी ज़्यादा गर्म देगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
71 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित द्योतित करता है? तो ये न्यूनतम ताप जो है कौन सा द्योतित करता है? तो यह रखना है 1 डिग्री केल्विन तापमान पर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर सवाल, यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग और त्वरण में कालांतर कितना होगा? तो याद रखना है वेग और त्वरण में कालांतर 90 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल, एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। यही होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान विमा नहीं है? तो कौन सी नहीं? तैयार रखना घनत्व और विशिष्ट घनत्व। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, फोकस दूरी और ऊंचाई, गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल, ये सारे जो है एक युग्मों की एक समान विमाएं होती है, लेकिन घनत्व और विशिष्ट घनत्व का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित आरेखों में एक समान गति का निरूपित कौन करता है? तो यह रखना ऑप्शन नंबर डी, ये करता है। ठीक है, 76 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथन में इसको सही कथन सही है? तो यह रखना माध्यम की स्थिति गतिज ऊर्जा में अधिक होती है, यही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो केवल एक हो जाएगा। 77 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि ऊष्मा के सर्वोत्तम और निकृष्टतम मतलब सबसे सर्वोत्तम सबसे बेस्ट चालक कौन सा है? ठीक है, तो याद रखना यह जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चांदी और सबसे निकृष्टतम मतलब सबसे खराब शीशा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल, मोटर कार में शीतलन तंत्र जो रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह जो केवल संवहन पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल, अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक जो है वहाँ निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल आते हैं। सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण बनती है, इसका कारण क्या है? तो याद रखना यह जो पराबैंगनी किरणों का कारण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति जो दूरस्थ व्यक्तियों को सुस्पष्ट से देख सकता है परंतु निकट वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता, ये सही है। दूसरा, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर वस्तुओं को स्पष्टता नहीं देख सकता है, ये भी सही है। तीसरा, जरा दूरदृष्टि वाला व्यक्ति निकट वस्तुओं को बिना संशोधित चश्मे के देख सकता है, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, कौन सही नहीं है, ये पूछ रहा है। फिर से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। सवाल है कि इसीलिए ये ध्यान देना, ये वाला यहाँ पूछता है, ये सवाल है। ठीक है, कौन सा कथन विचार करें। पहला है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट से देख सकता है परंतु निकट वाले वस्तुओं को नहीं देख पाएगा, ये गलत है। क्योंकि निकट दृष्टि दोष वाला ना निकट वाला देख सकता है, दूर वाला नहीं देख सकता है। ठीक है, जहाँ उल्टा हो जाता है, नाम के आधार पर उल्टा है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। दीर्घ दृष्टि वाला दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा, ये गलत है। दीर्घ दृष्टि मतलब दीर्घ दृष्टि दोष वाला जो है ना दूर वाले वस्तु को देख पाएगा, ये भी गलत है। तीसरा, जरा दूर दृष्टि वाला व्यक्ति निकटतम वस्तुओं को बिना चश्मे संशोधित देख सकता ना, ये भी गलत है। तो सही है, 1 2 3 तीनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है, यहाँ याद रखना। ठीक है, कौन सा कथन सही है। पहला, साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है, ये गलत है। वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग जो है नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन करता है, ये भी गलत है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश जो है कृष्ण दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सही है।
तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3 सही है। 83 नंबर सवाल, जब किसी सेविंग ब्रश की पानी से निकाला जाता है तब उसका बाल जो आपस में चिपक जाता है, इसका कारण क्या है? तो याद रखना है पृष्ठ तनाव का कारण है। 84 नंबर सवाल, सरल आवर्त गति कर रहे कण पर कार्यशील बल जो है वह कौन सा है? तो याद रखना कार्यशील बल जो है वह विस्थापन के अनुक्रमानुपाती और मध्य स्थिति के निर्देशित होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर सवाल, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक दाब कब होती है? तो याद रखना है यह कब होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, जब वह एक पैर को पंदांगुली पर खड़ा हो। तो ऑप्शन नंबर मतलब उंगली के सहारे खड़ा हो। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सबसे ज़्यादा भार और दाब अधिक होगा उसी टाइम। 86 नंबर सवाल, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो याद रखना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हीरा जो है रेगिस्तान की मरीचिका, ये सारे जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधार पर काम करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर सवाल, श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यार प्रकाश पर किरणन के कारण नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 88 नंबर सवाल, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो यार रखना जेसी बॉस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जेसी बॉस। 89 नंबर सवाल आते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद के 760 कॉलम द्वारा लगने वाला दाब का पास दाब क्या कहलाता है? तो याद रखना एक एटमॉस्फेयर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर सवाल, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ठीक है, शीर्षक वाला फिल्म जो है इसका जीवनी किस पर आधारित है? तो याद रखना यह एस रामानुजन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर सवाल, कण बोसोन का नाम का संबंध किस नाम से है? तो याद रखना है एन बॉस से है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर सवाल, रेडियो धर्मिता नापी जाती है? तो याद रखना रेडियो धर्मिता जो है किससे नापी जाती है? तो याद रखना गीगर, मूल और काउंटर के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 93 नंबर सवाल, गॉड पार्टिकल क्या है? तो याद रखना गॉड पार्टिकल जो हिग्स बोसोन का एक रूप है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हिग्स बोसोन। 94 नंबर सवाल, आइंस्टीन को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो याद रखना है विद्युत प्रकाश के सिद्धांत पर आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, और यह रहा आपका अंतिम सवाल। ठीक है, तो टोटल लगभग 300 सवाल। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। खैर मकदम, अगर हमारी मेहनत अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कम से कम एक सोशल मीडिया में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, यह आपसे हमारा विनती रहेगा, और उम्मीद भी है, क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर से बहुत सारे उम्मीद हम आपसे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, थैंक यू अगेन।